हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। स्वागत करती हूँ मैं आपका इस सीटेट के सीरीज में। एक्चुअली एग्जाम का डेट आपको अनाउंस हो चुका है, इट्स 20। सो क्यों ना हम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू की तरफ ध्यान दें, क्योंकि अगर आप देखो सोशल साइंस से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ना हर बार आपको आता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पेडागोजी, आई एम टॉकिंग अबाउट द पेपर 2 ऑफ द सीटेट, ठीक है। और उस सीटेट में सोशल साइंस की हम आज बात करेंगे। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो सीटेट में आपसे पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, प्लीज ओपन योर कॉपीज एंड पेन्स एंड यू कैन चेक योर सेल्फ कि आपके कितने क्वेश्चन जो है ना सही हो रहे हैं। क्वेश्चन को करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उससे रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है ना वो गेन कर लें, ताकि जो मिलता जुलता क्वेश्चन है हम उससे उसको और भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, बट जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन एनालाइज करने से आपका ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि नेक्स्ट टाइम किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो उसी को ध्यान में रख करके हम अपनी प्रिपरेशन की तरफ ध्यान देंगे। क्योंकि एक्चुअली जब आप टाइम देखो, ये 20 अगस्त, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो है ना फिर से जो चीज़ों को आप रिवाइज कर सकते हो। पीवाईक्यू इज़ द बेस्ट मेथड जिसके थ्रू आप चीज़ों को बहुत ही सीरियल वाइज पे रिवाइज कर सकते हो और टू द पॉइंट जाके कर सकते हो। सो कोशिश कीजिए कि जब भी आपके एग्जाम आए आप पीवाईक्यू पे ज़्यादा ध्यान दो, ताकि आपको पता चले किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो इन दिस सीरीज ऑफ द सीटेट स्पेशल वी आर गोइंग टू सॉल्व द पीवाईक्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल साइंस। सो लेट्स एनालाइज इट वन बाय वन। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है वो ये है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स द एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट विलेज हैज बीन फाउंड। ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राचीनतम गांव के प्रमाण मिले हैं। आपको इसका आंसर बताना है। हलूर, चिरौद, मेहरगढ़, बुरझोम। ये जो है ना आपके 4 ऑप्शन है और आपको इसमें से राइट आंसर ढूंढना है। जस्ट ट्राई अ गेस एंड देन वी एक्सप्लेन दिस आंसर इन अ मोर डिटेल वे, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। Just take a 1 minute, just couple of minutes and try to guess this answer. All right. So when we talk about the earliest village, आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन याद होगा जब हमने बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा जगह है जहां पे साक्ष्य मिले हैं आपको अर्लीस्ट विलेज का। देखिए ऑप्शन जो है ना आपका है हलौर, ठीक है, चिरौद। देखिए चिरौद नाम का कोई जगह नहीं, बट अगर आप एंशिएंट में जाके देखें तो एक जगह है, वो है चिरांद करके है, और दैट इज इन बिहार। ये बिहार में है और यहाँ पे आपके पाला डायनेस्टी के रूलर धर्मपाल ये सब रहते हैं। और ये जो है ना ये आपका साइट्स है अर्ली मेडिएवल पीरियड से रिलेटेड। सो यहाँ पे आपको एंशिएंट के बारे में पूछा जा रहा है, ये आपको निगेट कर देना है। हलूर इज इन द साउदर्न रीजन में है, कर्नाटका इस तरह के रीजन में है। मैं आपको मैप के थ्रू अभी बताऊंगी कि ये रीजन कहाँ पे है और ये इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब भी हम हलूर की बात करते हैं तो ये साउदर्न एंशिएंट कल्चर के बारे में बताते हैं, ठीक है। और वहाँ पे अर्लीस्ट विलेज के बारे में आपको उतना खासा जानकारी नहीं मिलता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द बुर्ज होम, इट इज इन कश्मीर, ये कश्मीर में है। और यहाँ पे आपको नियोलिथिक साइड से रिलेटेड कुछ चीजें मिलेंगी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मेहरगढ़, मेहरगढ़ इज द वेरी इंपॉर्टेंट साइट जहाँ पे आपको एक गांव की तरह, जैसे मेहरगढ़ इज फेमस फॉर सेटल्ड एग्रीकल्चर। यहाँ पे जो है ना साक्ष्य मिले हैं कि किस तरीके से एक सीरियल वे में खेती की जाती थी। वहाँ पे आपको साक्ष्य मिले हैं मड ब्रिक्स के, यानी कि जो घर बनते थे वो मिट्टी के बनते थे, ठीक है। और वहाँ पे वर्ल्ड के पहले फार्मर्स आपको देखने को मिलेंगे। सो ऑल दिस स्ट्रक्चर, ऑल दिस एविडेंस आर शोइंग दैट मेहरगढ़ इज वन ऑफ द साइट्स जहाँ पे वी कैन अज्यूम इट इज द अर्लीस्ट विलेज। तो मेहरगढ़ इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द एंशिएंट हिस्ट्री, जो हमें ये बताता है कि अर्लीस्ट विलेज जो है ना वो कैसा हो सकता है, बाय द सेटल्ड एग्रीकल्चर, by the help of farmer, by the help of other evidence, mud bricks. So these are the important things that you have to know. But when we talk about the ancient history, most of the question जो है ना अगर यहाँ पे आपको अर्लीस्ट विलेज के बारे में पूछ रहे हैं तो हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में जो है ना आपको बहुत सारे ऐसे साइट्स आपको पता होने चाहिए जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड हो। तो उसके लिए हमें एक काम करना होगा, वी शुड नो द लिस्ट
द लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट जो कि आपको जनरली एग्जाम में पूछा जाएगा कि कहाँ से कौन सी जगह मिली और इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे खोज हुई. सो व्हाई डोंट वी हैव मेक अ लिस्ट एंड देन वी विल रिवाइज इट थॉरली, बिकॉज ये जो टाइम है ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स अ टाइम अबाउट रिविजन. सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ द लिस्ट ऑफ द साइट जिससे आपको पता चलेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन और नियोलिथिक साइट जो है ना कौन कौन है और वहां से क्या क्या साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं. So when we talk about this sites, the important site is मेहरगढ़. मेहरगढ़ is near the Indus River, ठीक है, और ये पाकिस्तान में है. यहाँ पे आपको सेटल्ड एग्रीकल्चर यानी कि स्थायी कृषि, ठीक है, स्थायी कृषि कैसे होती है उसकी सिंचाई से लेकर के सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिला है. मड ब्रिक्स हाउस, यहाँ पे आपको मिट्टी के घर, मिट्टी ईंट के घर आपको देखने को मिलेंगे. अर्ली फार्मर्स, कहा जाता है कि वर्ल्ड के सबसे बड़े पहले फार्मर एशिया में, इट्स नॉट वर्ल्ड, एशिया के सबसे पहले फार्मर, यू कैन अज्यूम इट हियर, मेहरगढ़. अर्ली विलेज का भी साक्ष्य आपको मेहरगढ़ से देखने को मिलता है. बुर्ज होम इज इन कश्मीर, ठीक है. हलूर इज इन कर्नाटका, जहां से एस के माउंट यानी एस के बड़े से राख के टीले वहां पे आपको देखने को मिलेंगे. चिरांद इज इन द बिहार विच शोज द पाल डायनेस्टी सोर्स, ठीक है, और ये अर्ली मिडिएवल टाइम से रिलेटेड है. व्हेन वी टॉक अबाउट द हड़प्पा, देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हड़प्पा के बारे में वहाँ से क्या क्या मिला ये जानना बहुत जरूरी है. और इट इज़ इन पाकिस्तान. यहाँ से जो है ना आपको ग्रैंडरीज मिली, अन्न भंडार, ठीक है, और 6 ऐसे आपको ना बड़े बड़े अन्न भंडार आपको देखने को मिलेंगे हड़प्पन में. वहाँ पे आपको डांसिंग नटराज, ठीक है, डांसिंग नटराज यानी कि नृत्य करते हुए नटराज की मूर्तियां जो है ना वहां से खोद के निकाली गई. तो इस तरीके से हड़प्पन जो है ना, हड़प्पा जो साइट्स है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन वी टॉक अबाउट द मोहनजोदाड़ो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हड़प्पा से क्या मिला, या फिर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया जाएगा कि पशुपतिनाथ का जो सिल है वो कहाँ से मिला. तो ये साइट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे क्या क्या मिला ये आपको पता होना चाहिए. When we talk about the मोहनजोदाड़ो, it is in पाकिस्तान, और उसको मोहनजोदाड़ो को हम लोग कहते हैं माउंड ऑफ डेथ. इसका मतलब क्या होता है, मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है, माउंड ऑफ डेथ यानी मृतकों का टीला, ठीक है. और ये यहाँ पे क्या क्या जब इंपॉर्टेंट चीजें मिली वो थी सबसे पहले आपकी ग्रेट बाथ. आज के जमाने में कहें तो स्विमिंग पूल टाइप का कुछ, ठीक है. और इस स्विमिंग पूल में ये मान लीजिए आपका स्विमिंग पूल है, तो यहाँ पे उतरने के लिए जैसे आज घाट पे सीढ़ी बनता है ना, चारों तरफ से सीढ़ियाँ थी, ठीक है, और बगल में चेंजिंग रूम थी जहाँ पे विमेन या फिर मैन क्या करते थे, अपने कपड़े को नहा करके चेंज करते थे. तो इस तरह के जो चीज़ें हैं ना वो आपको मिला था मोहनजोदाड़ो में, ठीक है. ग्रेट ग्रैनरीज, यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है ना अन्न भंडार आपको देखने को मिलेगी. तो सबसे ग्रेटेस्ट ग्रैनरीज जो है ना, बहुत बड़ा ग्रैनरीज जो है ना, ये आपको मोहनजोदाड़ो में देखने को मिली. पशुपति शील, ठीक है, पशुपति का जो सील है या सील या आप कह सको मुहर, एक तरह का मुहर, ये जो है ना ये भी आपको मिला था मोहनजोदाड़ो से. ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, एक डांसिंग गर्ल जो कि ब्रोंज से बनी हुई थी, उनका एक हाथ ऐसे कमर पे था और एक ऐसे, ये बहुत ही पतला ऐसा दिखाया गया है. मैं आपको फोटो दिखाती, बट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है ना इन चीज़ों को ना फटाफट कवर करें, बिकॉज जब हम ऐसे बहुत सारे सीरीज लेते आएंगे सीटेट से रिलेटेड तो आपको जल्दी से जल्दी आप रिवाइज कर सकते हो. तो मेरी जो इम्पोर्टेंट है इस लेक्चर का वो ये है कि आप कैसे इन चीज़ों को अपने एग्जाम के टाइम पे फटाफट रिवाइज कर सको. इसी वजह से ये सीरीज लाया गया है. अगर मैं इनका फोटो दिखाऊं इट विल बी टेक टू मच टाइम, क्योंकि मुझे लगता है कि सिंस एग्जाम इज नियर यू माइट हैव रीड दिस मेनी टाइम्स, और इसी वजह से सारी चीज़ें अगर आपको इकट्ठा मिलेगी अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आंसर you will realize it's important. So डांसिंग गर्ल्स का जो साक्ष्य है, जो एविडेंस है, वो जो है ना आपको मोहनजोदाड़ो में देखने को मिला. और कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइंस है जो कि जनरली आपसे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, वो है सुतकर डोर. यहाँ पे आपको हॉर्स के जो है ना कुछ साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, घुड़सवार. और हड़प्पा में क्या होता था, हड़प्पा की जो सिटीज थी, हर सिटीज में 2 पार्ट्स होते थे. एक को कहते थे सिटाडेल जो कि थोड़ा ऊंचा होता था, और नीचे वाले को कहते हैं लोअर. ऐसा माना जाता था यहाँ पे जो विशिष्ट लोग रहते थे, जो इंपॉर्टेंट लोग रहते थे, किंग या फिर उनके मिनिस्टर, वो यहाँ पे रहते हैं सिटाडेल में. और लोअर में जो सिविलियंस होते थे, जो मतलब कि वहाँ के नागरिक होते थे, वो लोअर पार्ट में मिलते थे. बट सुतगल डोर एक ऐसा जगह था जहाँ पे, सुतगल डोर नहीं, इट्स धोलावीरा पे आएंगे ना तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में आपको सिटी डिवाइड देखने को मिलेगी. बाकी जितने भी आपको देखने को साइट मिलेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ऑल द सिटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स.
एक तो आपका सिटाडेल और एक लोअर हाउस। लेकिन धोलावीरा एक ऐसा जगह था जहाँ पे ये सिटी जो है ना 3 पार्ट में डिवाइड हो देखने को मिली थी। एक बात और, जब आप हड़प्पन की खुदाई हुआ तो वहां पे जो गली थी, ठीक है, और जो रोड थे वो 90 डिग्री स्ट्रक्चर पे कटे हुए थे, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छा सबूत था कि इस तरीके से पहले जो सिटीज थी वो प्लान्ड वे में बनाई गई थी। तो एक रेक्टेंगुलर नुमा आपको शेप देखने को मिलता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर बनावली विच इज इन हरियाणा, यहाँ पे जो आपको साइड्स मिला वो ओवल देखने को मिला, ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो इस तरीके से जो बनावली में आपको ओवल सिटी सेटलमेंट देखने को मिला। सुतकल डोर में आपको हॉर्स के एविडेंस मिले। वहां पे जो सिटाडेल था, ये वाला सिटाडेल था, वो बाउंडेड था, बाउंड्री, यहाँ पे बाउंड्री किया हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया गया, यहाँ पे बाउंड्री देखने को मिला सिटाडेल के पास, और ये जो है ना सुतकल डोर में देखने को मिला। कालीबंगन इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में है, और यहाँ पे देखिए ब्लैक बैंगल्स मिले, और इसी वजह से काली, ब्लैक मतलब काली, बैंगल मतलब चूड़ी या बंगला बैंगल, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा काली बैंगल, काली बंगल, ठीक है। और यहाँ पे आपको हवन से रिलेटेड, ठीक है, अग्नि सामग्री से रिलेटेड कुछ चीजें मिली, हवन कुंड तरह का, ठीक है। तो ये आपको खैर वेदी और अग्निकुंड हर जगह देखने को मिलती, बट ये फार अल्टर्स आपको काली बंगन में भी देखने को मिली। लोथल जो गुजरात है, देखिए गुजरात का जो लोकेशन है दैट इज नियर द अरबियन सी, और यहाँ पे समुद्र के किनारे होने की वजह से यहाँ पे जो थी ना, जो ट्रेड होती थी वो नाव से होती थी। तो यहाँ पे आपको पहला बंदरगाह देखने को मिलेगा, डॉकयार्ड, ठीक है। और इससे ये पता चलता था कि पहले के जमाने में लोथल से क्या होता था, कॉटन की खेती, कॉटन का ट्रेड होता था, व्यापार होता था। और इसी वजह से इसको कह सकते हैं मैनचेस्टर ऑफ अर्ली इंडिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द टेक्सटाइल, बिकॉज ऑफ द कॉटन, मैनचेस्टर ऑफ अर्ली इंडिया। अच्छा, लोथल में एक और चीज हमें देखने को मिली। जनरली जब आप हड़प्पन में देखोगे ना, हड़प्पन में जितने भी ब्यूरियल्स मिले, जितने भी आप देखोगे, जितने भी दफनाने वाले जो जगह मिलते हैं, वहां पे जो लोग थे ना, उसके साथ कुछ बीड्स या फिर सोने चांदी के जवाहरात, या फिर कुछ के साथ कुत्ते, जानवर, ये सब रख दिए गए थे, क्योंकि विश्वास था कि पुनर्जन्म में ये सब चीजें हम जो है ना लेके आएंगे। बट यहाँ पे जो जनरली जब आप देखोगे, लोथल एक ऐसा जगह था जहाँ एक ही ब्यूरियल में दो जो लोग हैं ना, एक मेल और एक फीमेल, इन दोनों की जो है ना मूर्ति आपको देखने को मिली, दोनों की, सॉरी मूर्ति कह रही हूँ मैं, दोनों का जो बॉडी है वो पाया गया। तो ये जो है ना वो आपको लोथल में देखने को मिलेगी, डबल ब्यूरियल इन अ वन एक पर्सन, एक ही ब्यूरियल में दो लोगों की जो है ना शव जो है वो आपको देखने को मिली, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं बनावली, जो कि हरियाणा में है। यहाँ पे आपको ओवल सिटी सेटलमेंट देखने को मिलेगी, बाकी जगह क्या था, रेक्टेंगुलर था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा धोलावीरा। धोलावीरा जो जगह है वो गुजरात में है। यहाँ पे आपको स्टेडियम, ठीक है, सी व्हाट काइंड ऑफ, आई मीन, इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हैं कि कितना ही वो, जो हम बात करते हैं जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो 2500 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, और इस समय पे इस तरह का सेटलमेंट, रेक्टेंगुलर, ओवल, और जो वाटर स्टोरेज वो हमेशा ढका हुआ रहता था, इस तरह का सेटलमेंट आज के जो है ना कंट्री में स्टिल मौजूद है। और ये सब चीजें हम 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं, और वो सब चीजें वहां पे थी। तो आप इमेजिन कर सकते थे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था ना वो कितना ही ज्यादा समृद्ध था, और कितना ही ज्यादा सोच समझ करके उसको प्लान किया गया था, बिल्ड किया गया था। हर इंसान के घर में धोला वहां पे एक कुआं देखने को मिलता था, और इसी वजह से वहां पे जो आप देखोगे ना, वहां की जो वाटर मैनेजमेंट जो था ना बहुत ही ज्यादा अच्छा था, और नाली जो थी ना वो ढकी हुई रहती थी। तो इस तरीके से वहां पे लोग जो थे ना एकदम प्लान्ड वे में रहते थे। धोलावीरा जो है वहां पे स्टेडियम देखने को मिला, और 3 पार्ट्स में सिटीज को डिवाइड किया गया था। वहां पे जनरली हम देखते थे हर हड़प्पन में क्या होता था, 2 पार्ट्स में, सिटाडेल और लोअर पार्ट, बट यहाँ पे 3 पार्ट्स में देखने को मिला। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, ऐसा माना जाता था इट्स अ बिगेस्ट सिटी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, इट्स अ बिगेस्ट वन जो कि राखीगढ़ी में देखने को मिला। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट साइट्स है, और हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट, ताकि जो है ना आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाए। बिकॉज अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये तो इम्पॉर्टेंट है ही,
कि अर्लीस्ट विलेज कौन है, लेकिन इससे किस तरह के और भी क्वेश्चन हम गेस कर सकते हैं, इसको जानना हमारा मकसद है, ठीक है। तो इसी के थ्रू हम PYQ ना ऐसे ही धीरे धीरे करके एनालाइज करेंगे कि किस और कौन कौन से PYQ और हो सकता है कौन सी संभावनाएं हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आने की। तो कुछ इस तरीके से लास्ट टाइम पे हमें रिवीजन करना है। फिर उसके बाद हम जो सेकंड क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा आपको मैप दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप मैप को देख करके पढ़ते हो ना तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको समझ में आ जाती है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये हरियाणा में है, ये बिहार में है, ये पाकिस्तान में है, बट इसको कैसे समझना है ये बहुत ज़रूरी है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यस, ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट, दिस इज द बुर्ज होम विच इज इन कश्मीर, ठीक है। दिस इज मेहरगढ़ विच इज इन पाकिस्तान, जहाँ पे विलेज, अर्लीस्ट विलेज का प्रूफ में देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे चिरांद विच इज इन बिहार। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे इनामगांव, हुंसी, हलूर विच इज इन कर्नाटका, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे थे और इसके बारे में आपको जानना है। तो इस तरीके से आपको मैप के थ्रू आपको चीज़ें को एकदम क्लियर करके जाना है, ताकि आप जो है ना इनके बारे में एक फिगर ड्रॉ कर लो। जब भी आप हड़प्पन का नाम सुनो तो वो कहाँ पे है इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से पता चले। फिर उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं आपके बुक्स के नाम और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट थिंकर्स। अब देखिए क्वेश्चन है जो बच्चों का ये मानना रहता है कि इतने सारे बुक कैसे याद करें। देखिए ऐसा नहीं होता है कि आपको सारे बुक पूछे जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट बुक है आप इन बुक्स का नाम देखिए। ये जितने भी बुक्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके कल्चर से रिलेटेड, ये आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड, ये आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि आपको ना एज अ करिकुलम जो होता है ना पढ़ाया जाता है। तो ये सब चीज़ें जानना आपको ज़रूरी है एज बिकॉज यू आर ए एस्पिरेंट फॉर अ टीचर। तो आपको ये सब थिंकर्स, ये सब जो बुक्स के नाम है, राइटर्स के नाम है, ऑथर के नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसी तरह से आपको दिया है नाइगल वॉर्डन, के सिंह, कॉर्न कार्क हैसवेल, वेरियर इल्विन एंड समारो हवेल। इनके बुक का जो नाम है द इकोनॉमी ऑफ सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर, सॉन्ग ऑफ द मैकाल, द चेन ऑफ द बाइंड्स अस, हिस्ट्री ऑफ द स्लेवरी एट द केप, बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट। ये 4 बुक है और ये 4 ऑथर है, 4 ग्रुप ऑफ ऑथर है और आपको मिलाना है। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ए का 1, बी का 2, इस तरीके से आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सो जस्ट टेक अ गेस एंड देन वी विल एक्सप्लेन इट। All right, so let's have a look. The book, The Economy of Subsistence Agriculture. This question is coming from geography. ये geography की बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना बुक है, जो कि फार्मिंग बताती है, किस तरीके से हमें फार्मिंग करना चाहिए जिससे हमारे जो एग्रीकल्चर हो ना वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या हो, हेल्पफुल हो। तो इकोनॉमी कैसे हमें इस तरीके से आर्थिक स्थिति बनाना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन के लिए जरूरी है। तो द इकोनॉमी ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज द बुक written by none other than Con Clark and Haswell. Clark and Haswell is the very important thinker जिन्होंने इकोनॉमी एग्रीकल्चर के बारे में बताया। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा 1 के साथ। फिर यहाँ पे पूछ रहा है सॉन्ग्स ऑफ द मैकाल। देखिए मैकाल हिल जो है ना इट्स कम अंडर द दक्कन प्लेट्यू, ठीक है। और ये भी आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये एक ऐसा बुक्स है ना जो कि ओरल हिस्ट्री के बारे में है, यानी ओरल हिस्ट्री जैसे आपके गानों से रिलेटेड, गानों का एक कलेक्शन है, ठीक है। तो इट्स बेस्ड अपॉन द ओरल हिस्ट्री और इट्स अ बेस्ट बुक, क्योंकि जब चीज़ें आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा कि बहुत सारे सोर्स के हमें इंस्क्रिप्शन के मैन्युस्क्रिप्ट से, शिलालेख से, इन सब चीज़ों से या फिर वेदास से इनके बारे में हिस्ट्री का पता चलता है। बट गाने भी क्या हो सकते हैं, सॉन्ग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स जिससे आपको हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। और इसी का कलेक्शन जो है ना इस बुक में दे रखा है, सॉन्ग्स ऑफ द मैकाल, मैकाल हिल्स, ठीक है। और यही इसके पास है अमरकंटक, और ये आप आई थिंक देख सकते हो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का रीजन जो है ना दैट इज मैकाल हिल। तो यहाँ पे जो है ना कौन कौन से गाने हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका कल्चर क्या है, और ये जो इम्पोर्टेंट बुक है ना ये आप देखने को मिलेगा वेरियर इल्विन एंड समारो हवेल, ठीक है। ये आपकी बुक्स का नाम है
और ये जो है ना लिखा है वेरियर इल्विन एंड सैमरू हेल्विन। व्हेन वी टॉक अबाउट द चेन ऑफ द दैट बाइंड अस अ हिस्ट्री ऑफ स्लैवरी इन द केप, ठीक है, ये बुक है, ये आपको स्लैवरी सिस्टम किस तरीके से ना जो गुलाम वंश, गुलाम जो काल है वो कितना प्रताड़ना भरा है, इसके बारे में ये बुक है कि द चेन दैट बाइंड्स अस, वैसा जो चेन है जिसने हमें बांध रखा है, हिस्ट्री ऑफ द स्लैवरी एट द केप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप, आपने अफ्रीका के बारे में सुना होगा, तो किस तरीके से ना जो स्लैवरी वहां पे प्रैक्टिस किया जाता है, और उसी के बारे में जो है ना आपके नाइगल वॉर्डन जो अफ्रीकन राइटर है उन्होंने लिखा है इसके बारे में। बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट, बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन के बारे में जो है ना वो के सिंह, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बुक जो है वो लिखी है। तो इस तरीके से जो है ना आपके 4 ऑथर जो है वो देखने को मिले, नाइगल वॉर्डन यानी कि द चेन दैट बाइंडर्स, क्योंकि अफ्रीका में आपको स्लेव ट्रेड देखने को मिलेगा, तो ए का आ जाएगा आपका 3, ए का 3 दिस वन, ठीक है। तो इस तरीके से ना आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, बट एटलीस्ट 4 में से कम एक पता होना चाहिए। के ए सिंह, देखिए ये सिंह जो है ना जनरली इंडियंस के से रिलेटेड होता है, तो बिरसा मुंडा इज द वेरी क्लोजेस्ट एग्जाम्पल, तो आप वैसे भी गेस कर सकते हो, बी का 4 यहां से भी आप गेस कर सकते हो। कौन, क्लार्क एंड हैसवेल, इनका जो बुक है द इकोनॉमिक एंड सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, सी का 1, वेरियर इल्विन एंड सेमरू हवेल, बुक रिटन बाय सॉन्ग्स ऑफ मैकाल, डी का 2, सो योर राइट आंसर इज 4। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। देखिए ये सारी बुक आपको रटना नहीं है, बट दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो कि आपको पढ़ाया जाता है एज अ करिकुलम, एज अ सिलेबस, ये सब बुक आपके एनसीईआरटी में दिए रहते हैं ताकि जो है ना आप एक्स्ट्रा जान सको। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक और उनके ऑथर जो है ना ये आपको जानना है एज अ पार्ट ऑफ कल्चर, एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, एज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, थर्ड क्या कह रहा है, Who among the following American geologists traveled छत्तीसगढ़ in search of iron ore deposit? आपके ऑथर हैं माइकल फैराडे, चार्ल्स वेल्ड, नेथनिन हेलहैंड, रिचर्ड वेस्टमकोट, ठीक है। ये 4 जो है ना जियोलॉजिस्ट या फिर 4 ऑप्शन आपके दे रखे, और आपको उसमें बताना है कि कौन सा वो जियोलॉजिस्ट है जो कि छत्तीसगढ़ में आया था आयरन ओर को खोजने के लिए। Just try to guess this, and then we will try to understand what's the answer of this question. Very important, very concept based question. देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे एनसीईआरटी से आते हैं, हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बट एनसीईआरटी कैसे पढ़े, क्योंकि जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें जो चीजें रहती है दैट इज बेस्ड अपॉन द स्टोरी, ठीक है। बट उसमें आपको क्या करना है, जितने भी आप फैक्ट्स देख रहे हैं उस फैक्ट्स को रिलेट करो आज के करंट अफेयर से, ठीक है। और इस तरीके से जब आप आज की सिचुएशन को देख के रिलेट करोगे यू विल गेट एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ना नहीं है, बट कि उसके साथ करंट अफेयर को टाई अप भी करना है। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, एंड दिस कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। इसकी इतिहास क्या है, आज की जो प्रेजेंट जमशेदपुर है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे जो है ना, या फिर आप ज्योग्राफी में देखो, ज्योग्राफी में दिस इज द फर्स्ट, आप जब फर्स्ट ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें ही आपका ये मेंशन है कि कैसे जो है ना जमशेदपुर जो सिटी है, जब आप आयरन और रिसोर्सेज के बारे में पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, उसमें ये लास्ट में दिया हुआ है कि ये जो ऑथर है जूलॉजिस्ट, कौन से ऐसे जूलॉजिस्ट है जो छत्तीसगढ़ में आयरन खोजने को आए। देखिए ये जो चीज है ना, इसको इसने थोड़ा घुमा दिया है, बट बुक में कैसे दिया है, बुक में दिया है कि जमशेदजी टाटा, ठीक है, उन्होंने पहली बार क्या किया था इंडिया में, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिश जो थे ना दे इंटर इनटू इंडिया, और उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में चल रहा था, ठीक है। और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था तो इंडिया क्या कर रहा था उस टाइम, इंडिया भी क्या कर रहा था, एक खोज में था जिससे वो भी क्या कर सके, एक अच्छा मार्केट एस्टैब्लिश कर सके। और यहीं पे थे हमारे जमशेदजी टाटा, ठीक है। जमशेदजी टाटा के बेटे थे, लेट मी एक्सप्लेन इट।
जमशेदजी के टाटा के जो बेटे थे, मैं अभी उनके पूरे बारे में, हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी। जमशेदजी टाटा के जो बेटे थे उन्होंने क्या किया, उस मुहिम को आगे ले गए, ठीक है। तो 1904 में जमशेदजी टाटा के जो बेटे थे उन्होंने एक अमेरिकन जूलॉजिस्ट को बुलाया और कहा कि हमें क्या करना चाहिए, इंडिया में एक ऐसा साइट ढूंढना चाहिए जहां पे हम आयरन और स्टील के जो है इंडस्ट्री को सेटअप कर सके। और वहां पे जो है ना, वो जब गए छत्तीसगढ़ में, तो वहां पे एक ट्राइब्स मिले, अरियन ट्राइब्स, और उन्होंने उनकी मदद की, क्योंकि वो जब आयरन खोजने जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखो मैं आपको पहाड़, क्योंकि ट्राइबल्स लोग क्या होते हैं, दे नो द रीजन वेरी वेल, तो उन्होंने बताया कि मैं आपको रास्ता बताता हूँ। और उस रास्ते से होकर हुए ये ऑस्ट्रेलियन जूलॉजिस्ट, सॉरी अमेरिकन जूलॉजिस्ट एंड जमशेदजी टाटा के बेटे जो है ना, उस जगह का खोज किए, और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी इंडस्ट्री जो है ना वो सेटअप किया उस जगह पे, और आज वो शहर कहलाया जमशेदपुर, यानी कि उनके नाम से, उस इंडस्ट्री के नाम से। और आपको यकीन नहीं होगा, आफ्टर सेटिंग दिस इंडस्ट्री टिस्को टाटा, टाटा के खुलने के बाद इंडिया जो इज बिकम द वन ऑफ द बिगेस्ट और लार्जेस्ट स्टील मार्केट इन द होल वर्ल्ड। और इस तरीके से इंडिया ने अच्छे क्वालिटी का जो है ना स्टील जो है ना पूरे वर्ल्ड में बेचा। तो this is the very important question on terms of resources, on terms of history. So when we talk about the history of this छत्तीसगढ़ एंड कौन से जूलॉजिस्ट थे, इट्स नो अदर देन चार्ल्स वेल्ट। चार्ल्स वेल्ट जो थे ना, एक बहुत ही अच्छे जो ये थे जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने मिल करके क्या की, टिस्को को सेटअप करने में मदद की जमशेदजी टाटा को, जमशेदजी टाटा के बेटे को। और 1907 में ये जो कंपनी है वो इंडिया में देखने को मिला। तो चार्ल्स वेल्ट इज द राइट आंसर। टिस्को जो है ना वो जमशेदजी टाटा की आइडियाज थी, बस इनके बेटे जो है ना दोराबजी टाटा, ये इनको आगे ले गए। चार्ल्स वेल्ट के साथ जा करके उन्होंने क्या किया, आयरन ओर की पता की, और तब जाके आपके सामने टिस्को की जो है ना स्थापना देखने को मिली 1907 में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आते, देखिए ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, बट जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, प्लीज लुक इनटू द हिस्ट्री, प्लीज कोरिलेट विद द करंट अफेयर, प्लीज इमेजिन योरसेल्फ, बिकॉज हर हिस्ट्री के पहलू जो है ना, हर एनसीईआरटी के पहलू जो है ना, उसके पीछे एक कहानी है, और आप उस कहानी को कहते हैं ना रीड बिटवीन द लाइंस। आपको 6 क्लास से लेकर के 8 क्लास के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इन सबको खंगाल लेना है, एंड देन यू कैन एक्सेप्ट कि कोई भी क्वेश्चन जो है ना सोशल साइंस का, वो आपसे छूटेगा नहीं। सो लेट्स कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ हस्तबिहिष्ट, यानी कि हस्तबिहिष्ट ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है आपको बताना है। अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 7 रूम, अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 6 रूम, 10 रूम, 8 रूम। आपको बताना है कि ऐसा जो सेंटर ये रूम है और इसके चारों तरफ कितने रूम होने चाहिए, उसको क्या कहते हैं, हस्तबिहिष्ट कहते हैं। आपको इसमें रूम की संख्या बताने हैं, 6, 7, 8, 10, ये आपके ऑप्शन है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये जो टॉपिक है ये कहाँ से पूछा गया है। ये देखिए जितने भी क्वेश्चन है, ऑल द क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। आपको कोई विशेष चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड देन आई विल लेट यू एक्सप्लेन इट। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको मुगल पीरियड से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये मुगल पीरियड में हस्तबिहिष्ट कहाँ से आया, ये हस्तबिहिष्ट यहाँ से आया कि इट्स रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के आर्किटेक्चर से ये रिलेटेड है, यानी कि वास्तुकला जो है ना, वास्तुकला का ये पार्ट है हस्तबिहिष्ट। क्योंकि आपने जो मंदिरों के बारे में पढ़ा कि मंदिर कैसा होना चाहिए, आपने हिंदू मंदिर के बारे में पढ़ा, पहले के मंदिर कैसे होते थे इसके बारे में पढ़ा, गुबंद कैसा होता था, कैसे बनते थे, ये सब पढ़ा। बट मुगल पीरियड में जब आप शाहजहां का नाम सुना होगा, आपने ताजमहल के बारे में देखा है, ठीक है। और मुगल पीरियड में शाहजहां के टाइम पे ये जो कला है जो है ना चरम सीमा पे थी, यानी वास्तुकला की चीजें, आर्किटेक्चर की जो चीजें थी ना वो चरम कला पे थी। हस्तबिहिष्ट भी एक क्या है, वास्तुकला का एक नमूना है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द हस्तबिहिष्ट, ये क्या है,
ये एक रूम है, सेंटर हॉल है, मतलब कि ये बीच का एक बड़ा सा हॉल है और उसके पीछे उसके चारों तरफ 8 जो है ना वो छोटे छोटे दिरखे या फिर आप कह सको कि एक रूम नुमा स्ट्रक्चर बना रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो है ना एक गोल है और इसके चारों तरफ वॉल है, ठीक है, ये एक वॉल है 3D रूम और उसके चारों तरफ 8 बड़े बड़े दिरखे रखे होते हैं और ये 8 दिरखे माना जाता है कि ये जो है ना जन्नत के दरवाजे हैं, ठीक है। और ये जो चीजें है ना ये आपको आई थिंक कुरान में लिखा हुआ है और इसी की वजह से ये जो आर्किटेक्चर है ना बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसका जिक्र भी जो होता है ना बहुत ही जो जितने भी राइटर्स हैं ये अपनी जब इमारतें बनाते थे तो मुगल्स पीरियड में ये आपको देखने को मिलेंगे, ये सब चीजें देखने को मिलती है। बट इसके अलावा ये बहुत सारे आर्किटेक्चर हैं जो कि हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए, आपको उनके बारे में जानना है कि मुगल डायनेस्टी में किस तरह के आर्किटेक्चर रहते थे, किस तरह के वास्तुकलाएं रहती है। शाहजहां के टाइम पे ये जो है ना अपने चरम सीमा पे था, तो हम एक एक करके उन सभी जो है ना वास्तुकला के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो पहला फीचर है, थोड़ा सा हम हस्त बेहिस्त के बारे में, इट्स 8 रूम अराउंड द सेंट्रल चैम्बर सिंबलाइज द 8 पैराडाइज, यानी कि 8 जो स्वर्ग है उसका प्रतीक है और ये शाहजहां के टाइम पे आपको देखने को मिलेगी। उदाहरण के रूप में हुमायूं टम्ब और ताजमहल जो है ना कुछ इसी तरीके से बना हुआ है, इट्स अ महल। तो इसी तरीके से जो है ना आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। चलिए दूसरा जो अच्छा आपको देखने को मिलेगा मीडिएवल आर्किटेक्चर से रिलेटेड, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, वो है चार बाग, ठीक है। चार बाग क्या होता है, मान लीजिए कि ये जो है ना ये आपका गार्डन है और ये गार्डन क्या है, जैसे आप ताजमहल गए होंगे तो ये 4 भाग में डिवाइडेड रहता है और ये चारों भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं और बीच में फाउंटेन होगा, यहाँ पे फाउंटेन होगा और यहाँ पे रास्ता होगा, तो इसको कहते हैं चार बाग, ठीक है। और इसका भी जिक्र कुरान में देखने को मिलता है। जो दूसरा जो फीचर होता है वो है पिस्तक। पिस्तक क्या होता है, मान लीजिए कि आपने बुलंद दरवाजा देखा हुआ, बुलंद दरवाजा में ये मान लीजिए कि ये दरवाजा है आपका, बट ये दरवाजा क्या होता है, एक ग्रैंड जो होता है ना एक रेक्टेंगुलर शेप बना रहता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, इट्स अ रेक्टेंगुलर फ्रेम एट अ ग्रेट इंपॉर्टेंट वॉल, इसी को क्या कहते हैं, पिस्तक, ठीक है, पिस्तक, इसको पिस्तक कहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दीवार होती है जो कि रेक्टेंगुलर फ्रेम में आपको देखने को मिलती है। जब भी आप किसी मुस्लिम आर्किटेक्चर में घूमने गए होंगे तो आपको ये फ्रेम ऑफ कोर्स देखने को मिलेगी, उदाहरण के रूप में बुलंद दरवाजा, ये सब चीजें हुमायूं के टॉम्ब पे आपको देखने को मिलेगी। जो आप मेन डोर इंटर करते हो ना तो मेन डोर के आसपास इस तरीके से रेक्टेंगुलर जो बना रहता है ना उसी को कहते हैं पिस्तक। देखिए ये सब चीजें मैं आपको फोटो के थ्रू दिखा सकती हूँ, बट उससे ज्यादा जरूरी है कि हम कितने जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज करते हैं, ठीक है। और इसी वजह से मैं फटाफट इन चीजों को ना रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप कभी ना कभी ताजमहल का फोटो तो जरूर देखे होंगे और वहां पे इस तरीके का जो है ना वॉल बना रहता है, एंट्री गेट बना रहता है जो कि रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है। और इस रेक्टेंगुलर पे एक बहुत बड़ा जो है ना इसके ऊपर बना रहता है, एक फ्रेम बना रहता है, जैसे फोटो फ्रेम आपने देखा है वो रेक्टेंगुलर होता है, तो वैसे ही दरवाजे का एक फ्रेम बना रहता है, ठीक है। एक क्या होता है, एक और आर्किटेक्चर का नमूना होता है उसको कहते हैं डबल डोम। डबल डोम क्या होता है, मान लीजिए कि डोम क्या होता है, गुबंद होता है, तो मान लीजिए कि एक ऐसा गुबंद है और इसके आसपास एक ओवल जो होता है ना वो होता है, इसको कहते हैं आउटर डोम और इसको कहते हैं इनर डोम, ठीक है। बाहरी गुबंद और अंदर का गुबंद, और ये आपको हुमायूं टॉम्ब में देखने को मिलेगा। जब आप अंदर जाओगे ना तो ये आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके का जो है ना पहले गुबंद बनता था मुगल की टाइम के पीरियड में, और इसका नमूना आज भी आप देख सकते हो जब दिल्ली में आओगे या फिर कहीं भी जब आप जाओगे तो दो जो है ना गुबंद आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है पित्रादुरा, जितने भी लोग ताजमहल गए होंगे वो जरूर देखेंगे कि ये जो पिस्तक होता है, पिस्तक के आसपास क्या होता है, नक्काशी की जाती है पत्थर पे मतलब मार्बल्स पे, और बहुत ही अच्छा अच्छा फूल चित्रकारी बनाया रहता है और कलर्स इसका अलग अलग होता है, कोई पर्पल रहता है, रेड होता है, तो कलर्ड स्टोन होता है जो कि पॉलिश्ड और मार्बल से बनता है। जब आप आगरा जाओगे ना तो आगरा में वो करके दिखाते हैं कि किस तरीके से ना वो चित्रकारी करते हैं, पित्राधुरा करते हैं। तो पित्राधुरा जो है एक नमूना है कि आप पत्थर पे या संगमरमर पे कैसे नक्काशी करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले मुगल टाइम पे जितने भी जो आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलते थे वो रेड सैंडस्टोन से बने रहते थे, चाहे आप लाल किला देख लो, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करते थे, आर्किटेक्चर जो है ना अपनी इमारतें इन सब चीजों को वो बनाते थे।
फिर उसके बाद चलिए हम 5th क्वेश्चन पे आते हैं, बिकॉज इट्स टेकिंग टाइम। बट मेरी जो कोशिश ये है ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर सको क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आप रिवाइज कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली लिस्ट द कंट्री इन विच बुद्धिज्म स्प्रेड फ्रॉम इंडिया इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एट द अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। यानी कि आपको क्या करना है, करेक्टली इसको क्या करना है, अरेंज करना है कि इंडिया से ना बुद्धिज्म किस में पहले फैला, और उसके बाद आपको उसको नियमानुसार सजाना है कि कहाँ पहले फिर उसके बाद कहाँ फैला। इसके तरीके से आपको अरेंज करना है। कोरिया, जापान, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, जापान, चाइना, कोरिया, जापान, चाइना, जापान, कोरिया। सो जस्ट ट्राई अ गेस, बिकॉज इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू हिस्ट्री। बुद्धिज्म के बारे में आपने पढ़ा होगा, मौर्यन पीरियड में आपने देखा होगा कि अशोक ने कैसे प्रचार किया। फिर आपने देखा कि महायाना बुद्धिज्म, फिर आपने देखा कि अशोक ने अपनी जो बेटी थी संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा। तो इस तरीके से कैसे उसका प्रचार आप देखोगे कि अफगानिस्तान में, मैं आपके इसके बारे में बाद में बताऊंगी, बट ट्राई अ गेस। ओके, ऑलराइट, जस्ट लेट्स सी व्हेन वी टॉक अबाउट द बुद्धिज्म। देखिए इंडिया में सारनाथ के बारे में आपने सुना होगा, बिहार में, ठीक है, बिहार के आसपास ये एक पहला जगह था ना जहाँ पे आप देखोगे बुद्ध ने अपनी पहला उपदेश जो है ना लोगों को दिया, ठीक है। तो इंडिया ऑफकोर्स पहला ऐसा जगह है जहाँ पे बुद्धिज्म जो है ना वो लॉन्च किया गया, यानी कि उसका प्रसार हुआ। फिर उसके बाद आप देखोगे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, 4 जो है ना बुद्धिस्ट काउंसिल आपको देखने को मिले, कश्मीर तक जाके धीरे धीरे ये क्या हुआ, फैला। फिर उसके बाद आप देखोगे इसका जो रेंज है वो धीरे धीरे ईस्ट में बर्मा, ठीक है, म्यांमार, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे श्रीलंका, यहाँ पे आ गया अलग तरह का बुद्धिज्म आया, थेरावाद बुद्धिज्म, ठीक है। और फिर ये फैलते 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 ये कहाँ पहुंच गया, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में आप देखोगे कि बामियान का जो बुद्धिज्म है ना वो सबसे ऊंचा, वर्ल्ड में सबसे ऊंचा जो बुद्धिज्म है वो है नहीं था, वो था आपका अफगानिस्तान में। लेकिन तालिबान ने क्या किया, उसे बॉम्ब के थ्रू उड़ा दिया। तो अभी जो है ना उसका बस एक स्टैचू है, ठीक है, स्टैचू नहीं है, बस उसका शेष बचा हुआ है। और अभी तो हाल ही में उसको क्या किया जाता है, इल्यूमिनेट किया गया था लाइटिंग के थ्रू। तो इस तरीके से ना फिर उसके बाद आप देखो नेपाल, नेपाल में फैला, भूटान, फिर उसके बाद तिब्बत, चाइना, फिर उसके बाद पहुंचते पहुंचते जापान गया। जापान में कैसे गया, देखिए पहले बताती हूँ चाइना में कैसे गया। चाइना में आपने सुना होगा ह्यूएन के बारे में, चाइनीज ट्रेवलर। वो क्या किए, वो इंडिया में घूमते घूमते आए और फिर उन्होंने अपने बुक में इसके बारे में बातें बताई, बुद्धिज्म के बारे में, और फिर ये चाइना में फैला। फिर उसके बाद आप देखोगे जापान में जो यहाँ के राजा थे उन्होंने, उनको गिफ्ट दिया गया, बुद्ध की जो है ना एक प्रतिमा दी गई। तो इस तरीके से जापान से होते हुए कोरिया पहुंचा। सो चाइना, जापान, कोरिया। बट लेकिन आप इसमें भी हो सकता है कि देयर इज पहले कोरिया है फिर जापान है, देयर इज नो एग्जैक्ट डेट, ठीक है। लेकिन चाइना के थ्रू आप गेस कर सकते हो, चाइना, जापान, कोरिया, थर्ड भी हो सकता है, यू विल चेक इट, बट देयर इज नो एग्जैक्ट डेट ऑन कोरिया एंड जापान। बट मुझे लगता है कि इट्स अ 4-1 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, जापान से फिर वो कोरिया में गया। तो इस तरीके से जो है ना आपको अपने कॉमन सेंस से भी क्या करना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करके देखना है। फिर देखिए मगध के बारे में, मगध जो था ना वो एक सेंटर था जहां से बुद्धिज्म का प्रचार धीरे धीरे वर्ल्ड में होता गया। फिर उसके बाद श्रीलंका, जो कि पहले में के जमाने में बर्मा का, पहले के जमाने में सिलोन कहा जाता था, फिर म्यांमार जिसको पुराने जमाने में बर्मा कहते हैं, नेपाल, अफगानिस्तान, तिब्बत, सेंट्रल एशिया में, फिर सेंट्रल एशिया कहाँ, जस्ट इंडिया के ऊपर, और फिर उसके बाद लाओस, वियतनाम। तो आप देखो कि ये जो रास्ता है होकर के गुजरता था सिल्क रूट से, ठीक है, इंडिया भी उसी स्थान पे था। तो जितने भी ट्रेवलर्स आए, जितने भी व्यापारी आए, वो क्या करते थे, ये होकर के जाती थी चाइना में, और इसी तरह से बुद्धिज्म क्या हुआ, चाइना में भी जाकर के ट्रेवल किया। तो बाय द सिल्क रूट द बुद्धिज्म हैज बीन मूव फ्रॉम इंडिया टू चाइना, ठीक है। तो इस तरीके से बुद्धिज्म का जो है ना प्रचार पूरे वर्ल्ड में हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं आज के लिए यहीं पे रहने दूं। कल जो है ना हम इसी तरीके से छोटे छोटे PYQ को लेके चलेंगे, बट उससे ज़्यादा जरूरी है, PYQ को सॉल्व करने से ज़्यादा जरूरी है हम कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्लियर करें, हमें किस तरीके से सारे जो है ना क्वेश्चन के थ्रू रिविजन करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। टिल देन कीप रिवाइजिंग विद अस
and we will try to cover all the PYQ related to seated in your coming exam till 20. So be with us and see you soon in the next session of the PYQ special.